गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 11 चल रहा था जो कि है प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह का। इसके बारे में मैं आपको एक पहले भी पार्ट पढ़ा चुकी हूँ जिसमें हमने दबाव समूह क्या होते हैं, हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर होते हैं, राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर होते हैं और दबाव समूहों की परिभाषा और उनकी विशेषताएं क्या है, ये हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा है इसमें हम दबाव समूहों के प्रकार और उनके कार्य करने के तरीके के बारे में जानेंगे। तो देखिए, दबाव समूह बहुत सारे होते हैं विश्व के देशों में, अलग अलग बहुत सारे इनकी संख्या होती है। तो इनके आकार, उद्देश्य, प्रकृति, बहुत सारे भागों में इनको बांटा जा सकता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने ऐसे कोशिश की कि इसको बांटा जाए अलग अलग ताकि मतलब समझने में आसानी रहे। तो जो मुझे सबसे ठीक लगा वो आमंड का वर्गीकरण था। यही बेसिकली आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो आमंड ने जो है संरचना और हित संचारण के आधार पर दबाव समूह को 4 भागों में बांटा: संस्थात्मक, प्रदर्शनात्मक, असमुदायात्मक और समुदायात्मक में बांटा है। जैसे कि संस्थात्मक से आप नाम से समझ रहे हैं, जो एज ए इंस्टीट्यूशन काम करते हैं वो प्रेशर ग्रुप। तो जो किसी राजनीतिक दल या समान हितों वाले वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में संसद, नौकरशाही और राजनीतिक दलों में ऐसे ही समूह पाए जाते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति करना। ये दबाव समूह विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं और ये मजबूत संगठन रखते हैं अपना बहुत ज़्यादा। तो उसके मजबूत संगठन के कारण ये हितों का स्पष्टीकरण कर पाते हैं, एग्जैक्टली बता पाते हैं कि हमें पॉलिसीज़ में इस तरह का सुधार चाहिए या पॉलिसी को हम इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं, हम हमारे फ़ायदे के लिए इसको इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए। इन सारी बातों को अच्छे से रख पाते हैं और इसी वजह से वो ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन बनाकर काम करते हैं वो। तो दूसरे प्रकार का जो दबाव समूह है, अच्छा संस्थात्मक का, जैसे मैं आपको भारत में उदाहरण दूँ तो उद्योग संगठन फिक्की के बारे में अगर आपने सुना है तो वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप की तरह ही है, जो कि उद्योगों से जुड़ी हुई जो सरकार की आर्थिक नीति और पॉलिसीज़ होती हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रदर्शनात्मक जो होते हैं वो जुलूस, भीड़, दंगे, धरने, हड़ताल आदि के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। इनको चमत्कारिक दबाव समूह भी कहा जाता है और ये अस्त व्यस्त प्रकृति के होते हैं। चमत्कारिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस प्रकार का टूल यूज़ कर रहे हैं, भीड़ बना के, जुलूस निकाल के, धरना प्रदर्शन करके, तो सरकार को भयग्रस्त मतलब सिस्टम को डरा करके ये अपना काम निकलवाते हैं। तो जैसे अभी आप हाल ही में एग्जाम्पल इस चीज़ का देख सकते हैं, जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, तो जैसे दिल्ली बॉर्डर के आसपास वो इतने सारे किसान इकट्ठे हो गए हैं, तो सिस्टम जो है वो पूरा हिल जाता है। फिर अपने आप वो उनके हितों को बात करने के लिए सरकार आगे आती है कि बताइए आपको क्या चेंजेस करने हैं या पॉलिसी से क्या दिक्कत है, तो फिर उसके हिसाब से वो चेंज होते हैं। तो मतलब आपको छोटे क्वेश्चंस में इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चमत्कारिक दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो आपको समझ जाइए कि प्रदर्शनात्मक के बारे में पूछा जा रहा है। तीसरे प्रकार के जो होते हैं वह असमुदायात्मक होते हैं। देखिए, असमुदायात्मक दबाव समूह जो होते हैं ये जन्म, धर्म, रक्त संबंध या वंश के आधार पर, मतलब छोटा सा एक ग्रुप जो एक ही कॉमन लोग एक वंश के होते हैं वो बना लेते हैं, जो जिनमें रक्त संबंध होते हैं वो बना लेते हैं। और ये दबाव समूह ज़्यादातर धार्मिक नेताओं द्वारा या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। और ये मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक और निरंतर काम नहीं करते, बीच बीच में कुछ कुछ अपनी मांगे रख देते हैं। लेकिन इनका महत्व बहुत सीमित प्रकार का होता है, तो इनका बहुत ज़्यादा इतना प्रभाव भी नहीं पड़ पाता, क्योंकि ये एक ही छोटा ग्रुप होता है, किसी एक जाति का बना होता है या किसी एक मतलब कहना चाहिए रक्त संबंध जिनके होते हैं उनसे बनाया जाता है। तो बाकी के लोग तो क्यों सपोर्ट करेंगे उनको? तो इतने बड़े देश में सिर्फ इतने से ग्रुप को कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। चौथे प्रकार का जो होता है वो दबाव समूह समुदायात्मक दबाव समूह होता है। समुदायात्मक दबाव समूह क्या होता है? जो श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ, इस प्रकार के जो दबाव समूह होते हैं, जो समुदाय बना करके अपना काम करते हैं, अपने हितों की प्राप्ति के लिए विधि सम्मत प्रक्रिया को ये अपनाते हैं, तो इन्हें समुदायात्मक दबाव समूह कहा जाता है।
उसके बाद आता है दबाव समूहों के कार्यात्मक तरीके। तो देखिए, दबाव समूह अपने हितों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, उनका व्यवहार भी अलग अलग होता है। तो जो हम आगे तरीके पढ़ेंगे, पहली बात तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा जो भी दबाव समूह है वो इन सब तरीकों को अपनाता हो। मतलब दबाव समूह के काम करने के अपने अपने तरीके होते हैं, ये आपको सम्मिलित रूप से पढ़ाए जा रहे हैं। कोई भी एक दल इनमें से किसी भी एक प्रक्रिया को या कुछ एक प्रक्रियाओं को मिक्स करके भी यूज़ कर सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो इनका तरीका होता है वो होता है लॉबिंग का। दबाव समूह लॉबिंग किसे कहते हैं? विधानमंडल या विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनसे सांठ-गांठ करके जब नीतियों को प्रभावित करने की या अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं लॉबिंग करना। ये मजबूत लॉबी बनाते हैं अपनी, मतलब कॉन्टैक्ट विधायकों से काफ़ी अच्छे रखते हैं। तो उस रिश्वत दे करके या किसी भी और तरीक़ों से ये मानते हैं। भारत में जो कुछ उद्योग संगठन हैं वो अच्छी लॉबिंग करते हैं एक्चुअली। उनके मतलब कुछ एक ने तो अच्छी पोस्ट भी बना रखी होती हैं, जो इनके लॉबिंग ऑफिसर होते हैं, पीआर ऑफिसर्स होते हैं, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो नेताओं से मिलते रहते हैं, उनको गिफ्ट देते रहते हैं, उनको रिश्वत भी ऑफ़र करते हैं, इस तरह की। लेकिन इसका जो सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है वो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगा। अमेरिका में जो लॉबिंग ग्रुप्स होते हैं वो रजिस्टर्ड ग्रुप्स होते हैं। वहाँ की सरकार बाकायदा उनको अप्रूवल देती है, और लॉबिंग किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पॉलिसीज़ जो है वो डिसाइड होती हैं। दूसरा है जनमत को प्रभावित करना। मतलब ये सभी को पता होता है, दबाव समूहों को भी ये पता होता है कि अगर आपने जनता को अपने साथ कर लिया या जनता की सहानुभूति भी अपनी मांगों के लिए हासिल कर ली अगर आपने, तो वो सरकार अपने आप झुक जाएगी आपको उसके पक्ष में, आपके पक्ष में कार्य करने के लिए। तो ये समाचार पत्र पत्रिकाओं में, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, सार्वजनिक सभाओं आदि ये सारे तरीके अपनाते हैं ताकि वो लोगों को ये समझा सके कि वो जो अब मांग रख रहे हैं वो वाजिब है और वो उनके समर्थन में है। तो ये जनमत को आजकल तो सोशल मीडिया का भी बहुत यूज़ हो रहा है। जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे किसानों से संबंधित जो पॉलिसीज़ हैं उनके पक्ष में या विपक्ष में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि क्यों किसानों को सड़क पे आना पड़ रहा है। लोग फेसबुक पे भी डाल रहे हैं, लोग इंस्टा पे भी डाल रहे हैं। तो ये सारा जनमत को प्रभावित करने का तरीका है। उसके अलावा एक प्रमुख तरीका होता है उनका चुनाव का। देखिए, दबाव समूह कभी भी चुनाव में खड़े नहीं होते, ना उनको सरकार में शामिल होना होता है, लेकिन वो ये बात जानते हैं कि अगर चुनाव में वो किसी नेता की मदद करेंगे और वो जीत जाएगा, तो जब वो जीत कर जाएगा तो वो 100% उन्हीं की मदद करेगा। तो प्रत्याशियों के चुनाव में, उसके अलावा प्रचार प्रसार में और बहुत मदद करते हैं, पानी की तरह पैसा भी बहाते हैं। तो पर्दे के पीछे रह करके ये काम करते हैं, लेकिन इनका मेन टारगेट यही होता है कि जो जीतेगा वो जब सत्ता पक्ष में अगर शामिल होगा तो वो हमारा काम करेगा। तो चुनाव में ये सांठ-गांठ करते रहते हैं। फिर एक तरीका अपनाते हैं विधायिका को प्रभावित करने का, जो कि हम देख ही चुके हैं, लॉबिंग के तरीके से ये विधायिका को प्रभावित करते हैं। अगर संसदीय दल के व्यक्तियों के नामजद होने से सरकार में पहुंचने तक वो पूरा ख्याल रखते हैं उनका। तो विधायिका को प्रभावित करने के राजनीतिक व्यवस्था में इनके जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ब्रिटेन जैसे और भारत जैसे संसदीय तरीके में ये थोड़े अनुशासित तरीके से काम करते हैं, लेकिन अमेरिका में जो होता है वो विधायिका पर बहुत ज़्यादा इनका कंट्रोल रहता है। भारत और फ्रांस और इटली जैसे देशों में संसद से बाहर रहकर सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं ये। कार्यपालिका पर दबाव किस प्रकार से बनाएंगे? अध्यक्षात्मक देशों में तो राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा माना जाता है कि दबाव समूहों के माध्यम से ही होता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव राष्ट्रपति चुनाव में जो पड़ता है वो इसी का पड़ता है कि किस प्रेशर ग्रुप का समर्थन किस उम्मीदवार को प्राप्त है। और जो बाकी के जो संसदीय देश होते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि विधायिका जो होती है उसके माध्यम से वो कार्यपालिका पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है एक तरीका इनका होता है, अच्छा इसमें एग्जाम्पल्स भी देखिए बहुत अच्छे दिए हुए हैं
कि भारत में जैसे टाटा समूह है, बिरला समूह है, डालमिया समूह है, धीरूभाई अंबानी समूह है, ये सारे के सारे कार्यपालिका से जुड़े रहते हैं और उनकी पॉलिसीज़ को प्रभावित करने में हेल्प करते हैं। नौकरशाही को प्रभावित करना, जिस प्रकार से कार्यपालिका और विधायिका को प्रभावित करके, अपने पक्ष में करके, रिश्वत दे करके या और तरीके अपना करके, जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं, उचित और अनुचित, इस बात की वो कभी परवाह नहीं करते कि कौन से तरीके उचित हैं और कौन से अनुचित हैं। तो उनको करके जिस प्रकार से वो पॉलिसीज़ को फॉर्म करते हैं, तो वो एक बात को जानते हैं कि पॉलिसीज़ जो विधायिका या कार्यपालिका द्वारा बनाई जाती हैं, बेसिकली उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो कौन प्रेजेंट करता है? नौकरशाही। तो उन्हें पता होता है कि नौकरशाही को हाथ में लेंगे तो उसी प्रकार का डाटा या उसी प्रकार का रॉ मटेरियल वो प्रेजेंट करेंगे जो उनके फेवर में होगा। इसीलिए वो नौकरशाही को भी प्रभावित करने का काम करते हैं। इसके लिए वो घूसखोरी, भाई बेईमानी, मतलब जो भी तरीका वो अपना सकते हैं, लीगल इलीगल, वो सारे वो अपनाते हैं। न्यायपालिका को प्रभावित करने का काम किस प्रकार से करेंगे? न्यायपालिका को देखिए, दबाव समूह वैसे तो कोई प्रभाव डाल नहीं सकते न्यायपालिका के ऊपर, लेकिन वो क्या तरीका अपनाते हैं कि एक तो वो समाचार पत्रों के थ्रू और अपने कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, अपनी प्लेटफॉर्म जो डिफरेंट हैं, जितने भी अपनी बातें प्रेजेंट करने के, उन पर वो जब लेख लिखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में और समाचारों में छपवाते हैं, तो न्यायाधीशों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उनका मानस बदलने का प्रयास करते हैं अपनी तरफ की चीज़ें लिख करके, ताकि वो जब डिसीजन हो या जब चीज़ें आएँ तो उनके फेवर में आ सकें। इसके अलावा वो जो होते हैं जनहित याचिकाएं, जो कि सबसे भारत में इस वक्त बहुत बड़ा हथियार है एक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संपन्न कराने का, जनहित याचिकाएं दायर करना। तो बहुत सारी जनहित याचिकाएं जो होती हैं वो न्यायपालिका के द्वारा ही, दबाव समूहों के द्वारा दी जाती हैं। उसके बाद हड़ताल, बंद और प्रदर्शन, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही कि ये लीगल और इलीगल सभी तरीकों को अपनाते हैं। तो जब उनको लगता है कि लीगल तरीकों से या अनुनय करके या विधायिका से लॉबिंग करके या कार्यपालिका पर प्रेशर बनाकर या मीडिया का यूज़ करके किसी भी तरीके से उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो फाइनली फिर वो हड़ताल और प्रदर्शनों पर उतर आते हैं और इसमें वो विपक्षी दलों का समर्थन लेते हैं, विपक्षी दलों के साथ मिलते हैं, व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करते हैं। तो इससे वो सरकार पर दबाव बनाने में समर्थ हो जाते हैं। प्रचार प्रसार, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, संचार साधन, जो आजकल सोशल मीडिया भी बहुत चल रहा है, सभी प्रकार के प्रचार साधनों का प्रयोग वो इस बात के लिए करते हैं कि वो अपने जो पक्ष है उसको ज़्यादा प्रभावी तरीके से जनता तक या जो भी सत्ता पक्ष है उस तक पहुंचा सकें। अनुनय जो है वो सीधी बातचीत करने का तरीका होता है। प्रार्थना पत्र, सरकार को मेमोरेंडम देना या सरकार को प्रार्थना पत्र देना, आवेदन देना, उन्हें समझाना, सरकार से मंत्रियों से मिलना, उन्हें अपनी बात समझाना कि हमारी मांगें मान ली जानी चाहिए। गोष्ठियाँ करते हैं जिसमें वो सेमिनार और वार्ताओं का आयोजन करते हैं, बड़े बड़े एमिनेंट लोगों को बुलाते हैं, कई बार मिनिस्ट्री के लोगों को, विधायकों को, मंत्रियों को भी बुलाते हैं। उससे क्या होता है कि जब डिस्कशंस चल रहे होते हैं तो जो मंत्री होते हैं वो उस पक्ष की बात को समझ पाते हैं कि क्यों वो पॉलिसी में इस तरह का चेंज चाहते हैं या जो भी कार्य सरकार कर रही है उसमें वो किस प्रकार का चेंज चाहते हैं, तो उसके पीछे उनका क्या पॉइंट है। तो इस प्रकार की गोष्ठियाँ करके भी वो अपना पक्ष रखते हैं। अन्य साधन जो होते हैं उसमें देखिए, दबाव समूह कार्यपालिका पर अन्य तरीकों से भी दबाव बनाते हैं। जैसे भारत में बड़े बड़े औद्योगिक घराने विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही आदि के रिश्तेदारों और बच्चों को अपने उद्योगों में उच्च पदों पर बैठा देते हैं, मतलब अपने यहाँ उनको बड़ी नौकरी दे देते हैं ताकि वो एक अलग तरह का लॉबिंग का काम, मतलब एक अलग तरह का प्रेशर वो बना पाएँ। इसके अलावा रिश्वत देते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपनी इंडस्ट्री में अच्छे जॉब के ऑफ़र्स भी देते हैं। ऐसे बहुत सारे नैतिक और अनैतिक साधनों का वो प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दबाव समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए नैतिक, अनैतिक, हिंसक, अहिंसक, उचित या अनुचित सभी प्रकार के तरीके अपनाते हैं और उनका सदैव एक ही ध्येय होता है, अपने हितों की प्राप्ति के लिए कार्यपालिका और विधायिका पर दबाव डालना, और अंतिम विकल्प के तौर पर वो न्यायपालिका की शरण भी लेते हैं। तो ये जो सारा था ये आपने पढ़ा, उनका वर्गीकरण, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके काम करने के कौन से
तरीके होते हैं। नेक्स्ट जो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में है जानकारी वो मैं आपको वीडियो के थर्ड पार्ट में दूंगी। थैंक यू सो मच।